कल की चर्चा सप्तम भाव पे हमारी समाप्त हुई थी और आज हम बात करते हैं अष्टम भाव की। ज्योतिष में आठवां घर माना गया है मृत्यु का, खाई का, खड्डों का, नालियों का, गंदी नाली का यानी गहराई का। और आजकल की रिसर्च से देखें तो इसको जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं वो भी इसी घर से देखा जाता है, क्योंकि ये घर जो हमने बोला गहराई का है, तो कोई आदमी किस चीज़ की कितनी गहराई में जा सकता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको वैज्ञानिकों के साथ भी जोड़ दिया, या जो लोग नए रिसर्च के काम करते हैं जैसे हम भी आजकल करते हैं, तो इसका भी अष्टम घर से कुछ ना कुछ संबंध होता है। प्लस लीगेसी एक वर्ड आता है, लीगेसी मीन्स विरासत में मिला हुआ धन। अब मान लो अष्टम में शुक्र कहीं बैठ जाता है तो ऐसा भी बोलते हैं कि कोई औरत आपको गोद लेगी, गोद नहीं मिले तो भी हो सकता है कि वो आपके नाम वसीयत कर दे, जैसे कि बिरला के केस में हुआ। तो आपको कहीं ना कहीं से विरासत में धन या गढ़ा हुआ धन ये भी प्राप्त हो सकता है। ये भी अष्टम घर से ही देखा जाता है, क्योंकि इस घर को तहखाना भी मानते हैं। हो सकता है आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लो जिसके मकान में तहखाना हो, उस मालिक को नहीं पता हो, और आपने कभी खुदा न खास्ता खुदाई करवाई तो आपको उसमें सोने की गिन्नियाँ मिल गई। ऐसा भी कई बार देखने में आया है। और आपने ये भी देखा होगा कि मंदिरों के अंदर, जैसे पद्मनाभ मंदिर है केरला के अंदर, ऐसे मंदिरों में सब जो जितने भी पैसे हैं या जितने भी सोने हैं, कीमती चीज़ें हैं, सब की सब गहराई में यानी भूतल के नीचे हैं। तो गहराई में रखने के कारण ही जो है अष्टम घर की वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे ज्योतिष और लाल किताब दोनों इस घर को खराब मानते हैं, अपना वैदिक ज्योतिष भी और वो भी, क्योंकि इस घर में वृश्चिक राशि आ जाती है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। लेकिन लाल किताब ने मंगल और शनि को इस घर का मुख्यालय यानी हेड हाउस माना है, और ये दोनों ग्रह बैठ के खराबी ही पैदा करते हैं, क्योंकि मंगल शनि वैसे भी शत्रु हैं। मंगल को आपका मैंने बताया कि जल्लाद फलक कहते हैं, आसमानी हत्यारा है, मार दाड़ करवाता है, दंगल करवाता है, ऑपरेशन करना। और मंगल को फौजी ग्रह माना गया है। उधर शनि को जल्लाद माना गया है, चंडाल है शनि। अब जल्लाद का काम क्या है कि राजा ने फांसी का हुक्म दे दिया, वो तो जाके देगा, वो तो उसकी ड्यूटी है, कुछ नहीं सोचेगा। तो अब जितनी जल्लादों की कुंडली है ना, कभी कभी मौका मिल जाए देखने का, तो उनका अष्टम घर जरूर देखना, उनका अष्टम घर और तीसरा घर, क्योंकि तीसरे घर से वो फांसी पे लटकाते हैं हाथ से। और अष्टम घर जो है जल्लाद का है, उसका कर्म हो गया वो। मंदा साहस भी होगा ना जी, साहस भी बहुत नहीं, साहस भी थर्ड हाउस से है, चतुर्थ का कोई काम नहीं। हाँ, चौथा तो मन है आपका, मन डावाडोल हो गया तो आप फांसी दे ही नहीं सकते। टाइम है ऐसी। अगर चौथा घर आपका खराब हो गया, चंद्रमा उसमें नीच का पड़ा है, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते जल्लाद वाला। हाँ, तो राजा या जज की जब आज्ञा मिलती है तो चंडाल फांसी लगाकर जातक को मार देता है, लेकिन ना फौजी के ऊपर ना चंडाल के ऊपर कोई दोष लगता है। फौजी भी बंदे मारता है, कोई दोष नहीं है, उसको मेडल मिलते हैं। और चंडाल भी लोगों को मारता है, फांसी लगाता है, उसको तनख्वाह मिलती है। तो दोनों जगह एक तरह से तो रिवार्ड हो गया है। वैसे आम आदमी दोनों काम कर दे तो जेल में जाएगा। तो ये इसके अंदर रिसर्च का पॉइंट है। शनि और मंगल, अच्छा फिर ये भी है साथ में कि इनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं चलता। तो शनि और मंगल का घर होने के बावजूद दोनों इसमें शुभ फल नहीं देते। इस घर को, अब इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि लाल किताब ने माना है शमशान घाट, और इस घर के अंदर कोई ग्रह दूसरे घर में अगर ना हो तो इस घर में ग्रह सोया होता है। लाल किताब ये बोलती है कि इस घर में ग्रह सोया हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो परेशानी पैदा करता है। अब यहाँ वो पॉइंट आ गया, मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर वाला भी हो सकता है, जैसे भी कर लो आप। हाँ, मंदिर जाना सब तो इजीली तरीका उठ जाएगा जी। हाँ, लेकिन कायम कैसे करेंगे इस घर को? कायम भी तो करना पड़ेगा ना। कायम करने के लिए आगे बता रहे हैं कि इस घर का ग्रह शमशान घाट के अंदर कायम करने से लाभ होता है, क्योंकि ये खुद शमशान घाट है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने किसी कुंडली में कहते हैं गुरु 8वें घर में बैठ गया, तो पीपल का पेड़ आप शमशान घाट के अंदर लगा दो, तो उससे गुरु स्थापित हो जाएगा, कायम हो जाएगा। तो जो है इस घर को लाभ मिलेगा। वह पेड़ लग जाना चाहिए, और अगर पेड़ लग गया तो गुरु अच्छा फल देना शुरू कर देगा।
और गुरु जिन चीज़ों का पक्का कारक है उससे संबंधित अशुभ फल जो है वो शुभ के अंदर बदल जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो पेड़ लगाना एक परोपकार का काम है। अब बात करते हैं अनुभव की, कि जातक गरीब होता है या बीमार रहता है या विदेश चला जाता है तो इसका भी मतलब ये है कि लग्नेश का कोई अष्टम घर से संबंध है। इसलिए ऐसे जातकों को क्या है कि शौक जो होते हैं वो तंत्र ज्योतिष का, गुप्त विद्या का, इसको ऑकल्ट साइंस भी बोलते हैं, इनके शौक भी हो सकते हैं, क्योंकि 8वां घर गुप्त चीज़ों का स्थान है। तो छिपी हुई विद्या, रहस्यमय विद्या, ये अघोरी जो काम करते हैं, शमशान में बैठ के साधना करने वाले तांत्रिक, कर्ण पिशाचनी सिद्धि करने वाले, रात के समय मुर्दे को जलाने वाले, मुर्दे को खाने वाले, ऐसे लोग जो हैं, इन सब का 8वां घर जो है वो कहीं ना कहीं रेलेवेंस रखता है। ये रहस्य का घर है और जातक का जो झुकाव है रहस्यमय विद्या की तरफ भी होता है। अनुभव में एक चीज़ और भी मैंने देखी है, इस घर में कोई शुभ ग्रह बैठ गया, जैसे शुक्र बैठ गया और वो अगर सेकंड घर को देख रहा है तो ऐसे जातक कोई संगीत में भी रिसर्च कर सकता है। संगीत के अलावा स्त्री, डिवाइन सोल्स, आत्मा, इनको भी कॉलिंग कर सकता है, कॉल करके उनसे कुछ बातें पूछ सकता है, उनसे जुड़ सकता है, ऐसा भी अनुभव में आया है। अब स्टार वाइज बात करते हैं। जैसे सूर्य पहले आ गया लाल किताब में के अनुसार अष्टम में, तो क्या होगा? इससे बोलते हैं कि जातक की उम्र लंबी होगी। इसका कारण क्या है? मंदिर के घर में ही बैठा है ये। नहीं, इसका कारण ये है कि सूर्य जो है ये आत्मा का कारक है। ठीक है। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। जब 8वां घर मौत का है तो इसलिए उम्र बढ़ाएगा, और किसी की अगर मौत हो रही है और वो व्यक्ति उसके पास बैठा है तो उसका जल्दी से प्राण भी नहीं निकलेगा। ठीक है। जिसका सूर्य अष्टम है उसको मौत वाले व्यक्ति जिसकी हो रही है उसके पास नहीं बैठना चाहिए, उसकी जल्दी से जान नहीं निकलेगी। ऐसा गुरु के संबंध में भी कहा गया है अच्छा जी। कि अष्टम गुरु हो तो वो व्यक्ति अगर दूसरे के पास बैठा हो तो उसका जल्दी से प्राण नहीं निकलता, और जब वो व्यक्ति उस कमरे को छोड़ देता है तो वो तुरंत जो है प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि यम जो होते हैं वो अष्टम में बैठे हुए सूर्य और गुरु से घबराते हैं। ठीक है जी। वो जाके वहाँ पे यमराज को शिकायत करते हैं कि हम उसके प्राण नहीं ला सकते क्योंकि उस बंदे के पास कोई पावर बैठी है, सूर्य वाला बैठा है, जो जिसकी औरत तेज, सूर्य की तेज है। इसका बड़ा पुराना उदाहरण आता है सावित्री और सत्यवान का। अच्छा जी। बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण है कि सावित्री को सत्यवान कहीं ना कहीं घूमते फिरते पसंद आ गया, तो इसने जाके बात करी उसके पेरेंट्स से, उसके मतलब इसके पेरेंट्स ने तो हालांकि बेमेल रिश्ता था, क्योंकि एक तो बड़ा गरीब था और एक राजा की बेटी थी, इस तरह की कुछ स्टोरी है, यानी एक घर ऊंचा था एक नीचा था, फिर भी रिश्ता कर दिया गया। लेकिन जब रिश्ता हो रहा था तो नारद जी आ गए बीच में। नारद जी ने आके सावित्री को मना किया कि तू रिश्ता तो कर रही है, तेरे को ये लड़का पसंद आ गया है, लेकिन थोड़ा सोच के करना। उसने कहा बात क्या है? आप एक काम करो, मेरे कान में धीरे से बोल दो कि इसके अंदर ये कमी है, और मुझे कोई कमी लगेगी तो मैं ये रिश्ता छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं इस लड़के से ही शादी करूँ। तो नारद जी ने धीरे से उसके कान में कहा, और तो सब ठीक है, लड़का संस्कार वाला है, बॉडी अच्छी है, परिवार अच्छा है, बट इसकी मृत्यु 1 साल में होने वाली है। तो उसने कहा बस इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं है ना? कहते और कुछ नहीं है। तो नारद जी तो कह के चले गए। अब सावित्री ने, उसको पता है 1 साल उम्र है, उल्टी गिनती चल रही है, सत्यवान को ये पता नहीं। सावित्री ने 1 साल लगातार तप किया, व्रत किए, जाप किए उसके लिए कि शायद इसकी उम्र बढ़ जाए, लेकिन उम्र तो ब्रह्मा जी ने जो लिख दी उतनी होती है। 1 साल आ गया, दोनों जा रहे थे, घूम रहे थे जंगल में कहीं, उसको दर्द हुआ अचानक, वो लेट गया रास्ते में। सावित्री को पता था कि ये जाएगा, तो जाएगा तो इसने पूरा उपचार अपनी तरफ से कोशिश कर ली, लेकिन जो है पार नहीं पड़ी। आखिर सावित्री को लगा कि अब मेरा तप का भी असर नहीं हो रहा है। तो फिर इसने भगवान विष्णु को प्रार्थना करी कि अगर मैंने सच्चे मन से तप किया तो किसी तरह से ये रह जाए नहीं। तो भगवान विष्णु ने इसको ब्लेस कर दिया। अब यमराज के दूत आए, उन्होंने उसके प्राण लेने की कोशिश की, तो ये बोली आप प्राण तो ले जा नहीं सकते इसके, क्योंकि मेरा इस पर अधिकार है, और जब तक मैं नहीं चाहूँगी इसके प्राण नहीं निकलेंगे। तो वो वापस चले गए। उन्होंने कहा जी उसका तो तप बड़ा ज़बरदस्त है, और वो तो
दुर्गा को, लक्ष्मी को, सरस्वती को, सबको मात कर रही है, तो हम तो वहाँ से प्राण नहीं ला सकते। तब उसने कहा कि चलो ठीक है। यमराज ने कहा मैं जाता हूँ। यमराज खुद आए, वो भी आने से घबराए। तब उन्होंने हाई पावर से कोई और परमिशन ली कि मैं भी उसके पास नहीं जा सकता। तो लेकिन वो जैसे तैसे पहुँच गए, उसके गेट पे पहुँच गए। यमराज ने सोचा कि अब किसी तरह से मुझे अंदर आने के लिए एक बार कह दे, फिर तो मैं इसके प्राण निकाल के ले आऊँगा। सावित्री ने जैसे ही देखा तो उसने कहा, यमराज ने, मैं आ गया उसके प्राण लेने। उसने कहा आ जाओ अंदर, ले जाओ। और वो आ गए अंदर। अब उसको जब ले जाने लगे तो सावित्री ने कहा, अभी आप ऐसे तो इसको ले जा नहीं सकते, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत तप किया है। तो यमराज कहने लगे, चलो ठीक है, आपने कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। तो वरदान उसने मांग लिया, अभी मेरे माता पिता के लिए थोड़ा आप अच्छा कर दो, ताकि उनको दुख नहीं हो इस बात का कि उनका दामाद चला गया। यमराज ने कहा तथास्तु। अब वो प्राण लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे फिर सावित्री जा रही है। बोले अब क्या है? अब बोली कि इनके माँ बाप अंधे थे जी, उनको कुछ दिखता नहीं था। उनके घर में अगर एक बेटा हो जाता, इसकी शादी थी, हो गई थी, जैसे एक पोता हो जाता तो अच्छा था। तो कहने लगे चलो ठीक है, तथास्तु। यमराज ने जैसे ही वरदान दिया, भी तेरे 7 पुत्र होंगे और मैं तेरे को वरदान देता हूँ, अब तो जा। सावित्री ने कहा ठीक है, अच्छा कर दिया। अब ये फिर प्राण लेके जा रहे हैं, सावित्री पीछे पीछे। जैसे ही वो वहाँ पे अपने यमलोक में पहुँचे तो सावित्री ने रोक दिया, हाथ पकड़ के यमराज को। बोली आप अब अंदर नहीं ले जा सकते इसको। यमराज बोले आप क्या चाहती है? तेरे को मैंने 2-2, 3-3 वरदान दे दिए। बोली अब ये चाहती हूँ कि आपने मुझे कहा है कि शतपुत्री भव, तो जब मेरे पुत्र कैसे होंगे? मैं दूसरे आदमी से ये कर्म थोड़ी करूँगी। मैंने मेरा धर्म खराब नहीं करना, मुझे तो मेरा सत्यावान लौटा दो आप, तभी आपकी ज़बान पूरी होगी। यमराज ने देखा फंस गया मैं अपनी बात में। तो आखिर जो है उनको एक बार तो सत्यावान को लौटाना पड़ा, और वो सत्यावान वापस आया। तो ये एक बड़ी, मतलब आज तक पुराणों में, इतिहास में एक ही ऐसी घटना हुई है जब जो कि अपने तप के कारण स्त्री जो है उसको वापस लौटा के ले आई। तो इस तरह की जो रहस्यमय चीज़ें होती हैं ना, ये सारी अष्टम घर की साधना से है, बहुत गहरी चीज़ें हैं। तो ऐसा जहाँ तक क्या है जी कि विदेश भी जा सकता है, उसके परिवार में कोई ना कोई परेशानी भी आती है, क्योंकि सूर्य अष्टम में बैठकर परिवार से दूर करता है, सेकंड घर पे दृष्टि देके। तो जातक कब क्या करेगा, कनक और गुड़ का प्रवाह जल के अंदर करेगा तो उसके बुरे प्रभाव सूर्य के खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि अष्टम में हो तो प्राचीन ज्योतिष लिखता है कि जातक को पानी से खतरा आ सकता है या पानी में डूब सकता है। पानी में नहीं डूबता तो भी उसका मन जो है वह शांत रहता है, खिंचाव में रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अब अष्टम में चंद्रमा हो और केंद्र में कोई अच्छा घर ना हो तो बच्चे की मौत कहते हैं बचपन में हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वैसे भी हमने अनुभव से देखा है, रात भी कुंडली आई थी कि अष्टम में चंद्रमा हो तो उसको रात को दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। और ये भी एक कल उपाय मैंने बताया था किसी को, ये शायद शाम को बताया था। अष्टम चंद्रमा है तो आप मौत के स्थान से यानी शमशान घाट से पानी ले आओ। छठे में भी चल सकता है या सिर्फ अष्टमी चलेगी? ये अष्टम में, अष्टम शमशान घाट। ठीक है जी। और पानी ला के उसको 43 डेज घर में रखो। पानी अगर गंदा नहीं हो तो इसका मतलब चंद्रमा आपके ऊपर अच्छे प्रभाव करने शुरू कर देगा। खराब हो तो राहु का प्रभाव। अंकल जी, दूध का मतलब कहने का सफ़ेद वस्तु या दूध? सफ़ेद वस्तु लिक्विड फॉर्म में इंटेक नहीं करनी बस, कि दूध का तो बोर्नविटा डालो, कुछ और डालो, अच्छा अच्छा, उससे डाल के ले सकते हैं। ठीक। कोई भी सफ़ेद, जो लस्सी वगैरह भी नहीं आपको? हाँ, एनी वाइट अगर है ना, हाँ। ठीक है। अब उदाहरण के लिए एक ये और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कर्क लग्न कुंडली है, चंद्रमा केतु के साथ 8वें में बैठा हुआ है। अब लग्न अष्टम चला गया ना केतु के साथ। अब दूसरे घर में अगर कहते हैं राहु विराजमान है और लगन में गुरु बैठा है तो जातक कम उम्र में ही सुबह से शाम तक शराब पीना शुरू कर देता है, लगातार शराब ही पीता रहता है। कर्क लगन होगी ना, जल राशि कुंडली होगी, 4, 8, 12 ये जल राशि। अष्टम चला गया और गुरु लगन में और राहु द्वितीय भाव में। 4, 8, 12 ये जल राशि है। हाँ जी। अब चंद्रमा कहने का मतलब यह है कि 6, 8 में बैठा हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो तो जातक अपना मन ऐसे काम में लगाएगा जहाँ से उसे नुकसान होना शुरू हो जाता है, मतलब उल्टे काम करेगा वो। ऐसा जातक खुद भी परेशान हो जाता है और अपने परिवार के सदस्यों को भी परेशान कर देता है। उपाय के तौर पर जातक कोई भी काम करे अपने माता पिता से सलाह लेकर करे, पहली बात। दूसरी बात, माता पिता मना कर दें तो वह काम ना करे। तीसरी बात, माता पिता का आशीर्वाद भी लेता रहे तो उसका जीवन अच्छा रहेगा। और फर्दर और
और डीप उपाय करना है तो शमशान घाट के अंदर जल लाकर घर में रख लें, जो भी चर्चा मैं कर रहा था। तो वह जल शंकर भगवान का आशीर्वाद होगा, क्योंकि 8वां घर शमशान घाट है और शमशान घाट में शंकर भगवान का निवास है। जब तक अपने माता पिता का श्राद्ध भी करता रहे तो भी चंद्रमा अच्छा फल करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब बात करते हैं मंगल लाल किताब में क्या है। अष्टम में अगर मंगल हो तो लाल किताब के अनुसार ये अच्छा नहीं माना गया और मंगलिक माना जाता है, खराब माना जाता है। इससे भाई के सुख में कमी आती है, संतान की तरफ से भी रुकावटें आती हैं। और इसका अगर उपाय करना है तो 15 ग्राम चांदी का चौरस टुकड़ा आप चांदी की जंजीर में अपने घर के बड़े बुजुर्गों या माता पिता से लेके अपने गले में डाल लें, उनसे लेना है। मतलब एक्सीडेंट से बचाव के लिए कहते हैं बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं, भाई दोस्त की मदद करते हैं और रामायण के सुंदर कांड का रोज पाठ करें। ये उपाय बहुत बढ़िया है, ये प्रत्यक्ष उपाय है। अब बुद्ध की बात करते हैं। मंगल अच्छा चुका भी बैठा मान के चलो तो भी थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा, पर अच्छा नहीं माना गया फिर नहीं तो वो गहरे काम कराएगा, तो साहस के काम कराएगा, रहस्य वाले काम। ये भी तो चक्कर है ना, वो माइनिंग लाइन में जा सकता है। ठीक है बात है। वो मंगल के साथ अगर चंद्रमा भी है उच्च के मंगल के साथ, तो वो आपका पनडुब्बी के अंदर नीचे समुद्र की गहराई में मोती खोज के ला सकता है जाके। ऐसी क्या बात है? सही बात है, कारक भी हो गया अपने घर ये में। जो मैरिन ड्राइव करते हैं इनका तो मतलब चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट है और अष्टम घर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो खानों में काम करते हैं माइंस के अंदर, अब उसमें भी मंगल का रोल रहेगा। अंदर जाके काम करना बहुत साथ और चाहिए। नीचे अंधेरा मतलब शनि और राहु दोनों, राहु भी बिल्कुल साथ है, राहु साथ आ जाएगा। हाँ। बिल्कुल, तभी तो गैस भी है नीचे और अंधेरा है शनि का। तो उसमें भी काम करे जा रहे हैं। अब मंगल शनि राहु अगर आ गए तो उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब राहु मान लो उच्च का बड़ा अष्टम में और साथ में मंगल आ गया तो गहरा महालक्ष्मी योग बन गया, तो प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन करने वाला चक्कर खा जाएगा। तो प्रिडिक्शन तो जाएगी सही तरीके से, वो उपाय कराएगा उल्टे। अच्छा, वो तो कहेगा राहु मंगल खराब है, उपाय कराएगा। योग बन गया, ये गर्म जगह हो गया। हाँ, वो चक्कर है। इसलिए यही तो प्रिडिक्शन की यही तो आर्ट है ना भी, आपको कौन सी प्रिडिक्शन कहाँ करवानी है, क्या उसकी उच्चता नीचता देखनी है, क्या उनका दृष्टि संबंध है, कॉन्जुगल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप करा सकते हो। कॉन्जुगल का मतलब क्या था जी? कॉन्जुगल मतलब दोनों ग्रह एक ही डिग्री में हो। अच्छा जी। मान लो मंगल भी 25 अंश का है और आपका राहु भी 25 अंश का है, तो वो कॉन्जुगल प्लेनेट बोलते हैं उसको। इसका क्या दोनों ग्रहों के अंश एक, इसका मतलब वो दोनों एक ही अवस्था के हैं, दोनों दोस्त हो गए। अच्छा, और जिसकी राशि आज आपको सिखाने वाला भी कोई आपकी उम्र का 25-26 साल का और आप भी सीखने वाले 25 साल के हो गए, तो आप तो कॉन्जुगल हो गए एक तरह से। जब एक जैसी जिज्ञासा होगी, जैसी उम्र होगी ना जी। ये फर्क पड़ेगा। और एक आदमी 60 साल का सामने बता रहा है तो और आप सीख रहे हो तो आपका तो जिसकी डिग्री ज़्यादा वो डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा, बढ़ना चलेगा। तो बुद्ध की बात करें, बुद्ध को अष्टम घर में लाल किताब ने खराब माना, क्योंकि अष्टम घर बुद्ध के शत्रु का घर है और बुद्ध के अष्टम में बैठने से फिर वही नर्वस सिस्टम और दिमाग, छोटी नाड़ी, इंटेस्टाइन, वो सब चीज़ें खराब होगी। 8वां घर मौत का है, इस कारण जातक के दिमाग में और दांतों में कोई ना कोई खराबी पैदा होती है, क्योंकि बुद्ध दांतों का कारक है ही। उदाहरण के तौर पर एक कन्या लगन की कुंडली कहते हैं जिसमें बुद्ध अष्टम घर में बैठा है, तो जातक बिना किसी कारण के अपने घर के सदस्यों के ऊपर शक से पूरा ग्रसित रहता था वो। और लग्नेश बुद्ध अष्टम में बैठकर दिमाग को खराब करता है। उपाय के तौर पर जातक अपनी नाक छिदवाए और उसमें 100 दिन चांदी धारण करे तो जातक का दिमाग ठंडा होगा, क्योंकि नाक से एक नस दिमाग तक जाती है और चांदी धारण करने से दिमाग ठंडा रहता है और जातक शुभ कार्य में अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। ये इसके पीछे लॉजिक है। अब गुरु की बात करते हैं, जुपिटर की। अष्टम में जुपिटर हो तो कहते सोने का नुकसान हो सकता है। सोना चला कहाँ गया ये समझ में नहीं आता। रिसेंटली मेरी भी 1-2 साल पहले एक सोने की अंगूठी हाथ से ऐसे निकली, पता ही नहीं, ऊपर हम कोई चीज़ बांध रहे थे, मतलब जैसे इसको कोई निकाल के ले गया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी मिसेज साथ खड़ी, उसने कहा आपकी अंगूठी नीचे गई। तो मैंने कहा अंगूठी गई कहाँ? मैंने 4 मंजिल पे रहता था, नीचे जाके अंगूठी देखी, बीच वाले फ्लैट्स में जाके अंगूठी देखी, पीछे दीवार के पास प्लॉट खाली था उसमें जाके अंगूठी देख ली, 4 कारीगर लगा के पूरी छटाई करवा ली, लेकिन अंगूठी नहीं मिली, आज तक भी नहीं मिली। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे उसमें से उतार के ले गया उसको, मुझे ऐसा फील हुआ लिटरली। अब सोना घुमाओ अच्छा भी नहीं होता। और ये बात थी मिसेज के जाने से 1 साल या 8 महीने पहले की बात है, और उसके बाद ये चली भी गई। तो
क्या पता इस घटना को उससे लिंक करूं या नहीं करूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरु गृहस्थी का कारक है, मेरी गृहस्थी तो उजड़ी गई ना। ये भी है। तो जैसे कोई मेरे से खोस के ले गया कोई चीज़, परिवार ही है गुरु का। जैसे वो अंगूठी खोस के ले गया ना, ऐसे ही ये गई है। ये भी मुझे मेरे सामने बैठी है और मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, वो खुद ही कह रही है कि मैं जा रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेरे से कुछ चीज़ें छीनी जा रही हैं, जैसे मुझे ऐसा लगा। अब जैसे मेरा गुरु का मेरा एक्सीडेंट हुआ शनिवार का, ये जो मेरा होना था अष्टम ढैया के कारण, इसमें भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं रैंप पे उतरा हूँ, मेरे को किसी ने पकड़ के गिराया है। ठीक है। मेरा पैर किसी ने मोड़ा, मैं इसको चीज़ को फील कर रहा हूँ। अच्छा। और फिर भी मैं मान नहीं रहा कि मैं गिर गया। मैंने कहा कुछ नहीं है, पैर मुड़ गया है, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया तो कहता है ये मल्टीपल फ्रैक्चर है। तो ये कुछ कभी कभी रहस्य में चीज़ें होती हैं, आदमी की समझ से बाहर होती है। तो गुरु यही बता रहा है ना, गुरु कहता है कि अष्टम में जब आ जाए तो कीमती कागज़ पत्र आपके गायब हो जाते हैं, आपको पता ही लगेगा चीज़ें आपकी कहाँ चली गई। और पति के सुख में कमी आ सकती है। अब पति के सुख में आ सकती है तो पत्नी के सुख में भी कमी आ सकती है। हाँ। देन उपाय के तौर पर अपने गले में सोने की जंजीर में कोई चौरस टुकड़ा कुंडली लगाकर धारण करें। अष्टम में गुरु का भी मैंने आपको बताया कि ये भी प्राण जल्दी से नहीं निकलने देता। अष्टम में गुरु मेरे अनुभव में ये भी आया है कि पत्थरी भी देता है, पेट के रोग भी देता है। जिनको किडनी स्टोन है उनको अष्टम में गुरु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये भी चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। और एक अनुभव की बात और भी आई है कि छठे और आठवें घर में अगर आपका गुरु पड़ा हुआ है तो ये जाने अनजाने ना चाहते हुए भी आपका रिश्तेदारी में बदनामी कराता है। ऐसे आदमी को किसी की मध्यस्थता या पंचायती नहीं करनी चाहिए, किसी के रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए, किसी का समझौता नहीं करना चाहिए। बिना बात के कलंक लग जाता है। और ख़ास तौर से जो लोग रिश्ते वाला काम करते हैं और उनका गुरु अगर छठे आठ में है तो उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई रिश्ता एक आधा ऐसा टूट जाएगा जिससे वो दोनों परिवार वाले उसको आगे जुतियाँ मार के जाएंगे। कोई कारण हाँ, वो किसी के मतलब किसी काम का नहीं रहेगा वो आदमी, इतनी उसकी बेइज्जती हो जाएगी आपने रिश्ता कराया। तो ये काम भी चूज़ करते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आजकल हर आदमी रिश्ते का काम शुरू कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अंकल मान लो कि गुरु का क्यों उपाय कराना चाहिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या उन्हें दान करके उन्हें थोड़ा वो करना चाहिए? अगर देखो दान का और ये सीधा सा फंडा है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपका अगर ग्रह उच्च का है तो उसका दान आपको नहीं करना। ठीक है। चाहे छठा घर हो, चाहे आठवां घर हो, चाहे कहीं बैठा हो। आपका अगर ग्रह नीच राशि का है तो आपको उसका दान करना है। बस ये सिंपल सा फंडा है। चाहे वो लगन के चाहे कहीं बैठा हो, लगन के लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है वो नहीं, उससे कोई लिंक नहीं है। छठे में गुरु अगर खराब है और मकर राशि में पड़ा हुआ है तो आप उसका दान पुण्य ही करोगे। वो मान लो मीन राशि आप पाताल के अंदर जैसे कोई चीज़ दे दो, धर्म स्थान में दे दो, वहाँ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पाताल के मंदिर भी होते हैं नीचे, और ब्राह्मण को दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम अष्टम के उपाय होंगे। नहीं, मान लो मीन में बैठे छठे में तो गुरु मीन में आ गया तो मीन में आ गया तो बुध की गर्मी तो हो गया वो शत्रु, वो तो मतलब राशि तो सेम आ गई, लेकिन उस राशि का असर नहीं मिलता ज़्यादा। राशि का असर इसलिए मिलता है, दो राशियाँ होती हैं, पहली राशि का असर ज़्यादा मिलता है। 9 राशि बैठा हुआ, हाँ अभी लेक्चर लेना है उसका, हाँ, वो 9वीं राशि का असर ज़्यादा करेगा। इसी तरह वृष और तुला की बात करें तो वृष राशि का असर ज़्यादा होगा, तुला का कम होगा। तुला का जी, तुला मूल त्रिकोण नहीं, मूल त्रिकोण की बात नहीं हो रही है। ये वो बात हो रही है जिन जिन ग्रहों की 2 राशियाँ हैं उनमें पहली राशि का असर ज़्यादा होता है, दूसरी राशि का कम होता है। बस ये नया पॉइंट बता रहा हूँ आप। ठीक है। मूल त्रिकोण का इसमें कोई चक्कर नहीं आ रहा अभी, वो अलग हाँ, वो चीज़ अलग है। ये तो वो है कि जैसे आपने मीन का सवाल उठाया ना, तो मीन की जगह वो धनु अगर मतलब होती है तो ज़्यादा असर करता है, मीन में असर कम करता है। सेकंड राशि का फल मेरा लगन है धनु पराक्रम भाव का फलित ज़्यादा करेगा बजाय षष्ठ भाव के, क्योंकि उत्थे मीन राशि है तो उन्हें पराक्रम धनु का फलित ज़्यादा करना है उन्हें। ये भी है जी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। आपका लगन चाहे कोई भी हो, ठीक है जी, आपका गुरु मान लो अगर धनु में बैठ गया तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, मीन में बैठ गया तो रिजल्ट कम अच्छे देगा। ठीक है। उसे उसकी मनपसंद राशि एक तरह से बस, हाँ, ये फंडा है। सेम शुक्र, हाँ, और मंगल की मेष है। मंगल की मेष है, मेष में ज़्यादा अच्छा फल करेगा। वृश्चिक में तो उल्टा कर देता है वो, वृश्चिक वालों को तो रहस्य में बना देता है वो। ठीक है, ये चक्कर है। हाँ। देन बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को लक्ष्मी और पत्नी का कारक माना गया है। अष्टम में होने से पत्नी और पैसे दोनों के लिए हानिकारक होता है। उपाय के तौर पर हर साल मीठी रोटी बनाकर काली गाय को खिला दो तो शुक्र का प्रभाव कम हो जाता है। अष्टम में शनि भी खराबी पैदा करता है।
अब जातक शनि के काम करेगा, जैसे गैस का, तेल का, ठेकेदारी का, बजरी का, तो निश्चित रूप से नुकसान होता है। अष्टम में शनि आने से जातक को चोट भी लग सकती है, जो कि हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। मकान और वाहन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि मकान है। इसलिए अष्टम में शनि बैठा और दूसरा घर खाली हो तो शनि को न जगाएं, अर्थात जातक अपने पैसे से धर्म स्थान में कोई मंदिर ना बनवाए। खाने पीने की चीज़ें दान की जा सकती हैं, गरीबों को चमड़े जूती दान कर सकते हैं, लेकिन धर्मशाला वगैरह नहीं बनवानी उसको। धर्मशाला भी नहीं? हाँ, तो भी जाग जाएगा। तो जाग जाएगा। धर्म का काम नहीं करना जी। हाँ, धर्म स्थान में खाने पीने की चीज़ दान कर सकते हो, ठीक है जी, लेकिन धर्मशाला मकान नहीं बनाना वो। समझ गया जी। मंदिर हो हाँ, गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये नहीं बनाना। हाँ, वो तो और मांस, शराब, अंडा खाने से शनि बहुत ख़राब होता है, इसलिए इसका बचाव रखना चाहिए। अब इसका उपाय अगर करना तो चांदी की जंजीर में चांदी का चौरस टुकड़ा अपने गले में धारण कर लो, तो शनि शांत हो जाए। अब बात करते हैं राहु की। अष्टम में राहु महापापी होता है। यहाँ पर बैठा राहु दूसरे घर पर दृष्टि देता है, जिससे परिवार के अंदर वाणी दोष आ गया, बीमारी आ गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, बंटवारा हो गया। ये आजकल बंटवारे खूब हो रहे हैं आजकल। तो परिवार से जहाँ तक दूर भी जा सकता है, उसके पेट में भी रोग हो सकते हैं राहु के कारण। बवासीर, ये भी इसी कारण है। उपाय के तौर पर ये लिखते हैं, जातक को हिदायत देगी कि बेईमानी ना करें। बेईमानी करेगा तो नुकसान होगा। जिसका राहु 8 में बैठा हो तो उसके 10वीं 12वीं कक्षा के आसपास पढ़ाई में भी रुकावट आती है, और ऐसे व्यक्ति को काला और नीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। बिजली का सामान और काला नीला कपड़ा मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। चांदी की जंजीर में चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखो, जिससे राहु शनि का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध यहाँ चांदी और मन से होता है, और राहु मन को खराब करता है। इसलिए चांदी दिमाग को भी ठंडा रखती है, जिससे मन खराब नहीं होता, और जो चौरस चीज़ है वो मंगल है, जिससे हिम्मत हौसला बना रहता है। 8 किलो काला सरसों जल प्रवाह करने से राहु के बुरे प्रभाव से बचाव होता है। काला सरसों जल की चीज़ है ये तो वही है जी, आप सरसों को पीस लो। तेल ਦੀ नहीं, बस सरसों जो निकल गया, काली सरसों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बस निचोड़ो जो निकल गया 8 किलो है ना, वो कह रहे होने। ये इसने क्लियर नहीं किया, लेकिन काला सरसों ही लिखा है। काला सरसों जल, आप सॉलिड भी कर सकते, जल प्रवाह करना है, काला सरसों जल प्रवाह करना है, तो आप सीधा जल में प्रवाह करना है। काला सरसों जल नहीं, काला सरसों जल में प्रवाह करना है। फिर तो ठीक है। वो काली सरसों हो गई जी, काली सरसों हो गई, तिल हो गई, राई हो गई, ये सारे कुछ भी कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे राहु थोड़ा शांत हो जाता है। देन जो है आपका केतु की बात करते हैं। केतु अष्टम में हो तो ये संतान को नुकसान करता है, क्योंकि केतु गुरु का पुत्र है ये, और ये टांगों में परेशानी कुछ पैदा कर सकता है, कष्ट है, पेशाब से संबंधित रोग या यूरिनरी ब्लैडर, या औरतों में आपने देखा होगा कि यूटेरस का बड़ा एक रोग चलता है आजकल, तो वो भी अष्टम केतु की वजह से होता है। उपाय के तौर पर इसमें लिखा गया है कि कान छिदवाकर कानों में कुंडल धारण करने से, या दोनों पैर के अंगूठे में चांदी की अंगूठी धारण करने से केतु का बुरा फल अच्छे में बदल जाता है। ये अब चीज़ें अपने कॉमन हो चुकी हैं, ये अब आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। पैर के अंगूठे में चांदी डालने से केतु शांत हो जाता है जी, ये तो। क्योंकि बार बार इस चीज़ को सुनोगे तो आपको इस चीज़ का मतलब एक मन में बैठ जानी चाहिए यार, दिमाग में। बार बार सुनने नाल थोड़ा करना ना, फिर होएगा जी। टेप को बार बार सुनोगे ना। हाँ, आप कहते हैं संतान की पढ़ाई में रुकावट हो या बीमार हो संतान, तो गरीब स्कूल के बच्चों में वीरवार के दिन केले मार दो आप, अब उससे शांत तो गुरु होगा, और गुरु इसका पुत्र है, तो ये पुत्र भी थोड़ा ठंडा होगा। या अध्यापक है उनको खिला दो, गुरु टीचर भी है। गुरु केतु गुरु का पुत्र है। इस घर में मंगल रण का ग्रह बन गया, इसलिए मंगल का रण उतारे, अर्थात अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दवाई लेकर किसी मुफ्त अस्पताल में आप दान भी कर सकते हैं, तो इससे आपका जो है ये फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि लाल किताब में अष्टम भाव के अंदर रिसर्च के पॉइंट क्या हैं। जब तक आपने कोई क्वेश्चन करना तो पूछिए। अच्छा, अष्टम में उच्च का ग्रह हो तो वो बेहतर भी कर सकता है ना जी वैसे। हाँ
अच्छा उपाय भी करेगा। और राहु अगर उच्च का हो तो राहु तो फिर खोज हो गया, गहरी मिस्ट्री हो गया ना राहु तो। ये जो भी जैसे इनको राहु के फल बताए हैं वो नेगेटिव के बताए राहु के नहीं, ये फल अच्छे भी करते हैं। हर कोई ग्रह मैं बता दूं आपका खराब नहीं होता, कोई दिशा खराब नहीं होती। लोग कहते हैं दक्षिण मुखी मकान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ग्रह अच्छा है, अच्छी जगह हाँ, तो फल अच्छा देगा। अच्छा है तो वो उसी मतलब उसी रेशो के अंदर वो फल आपको देगा, उसकी क्या ग्रेविटी है उसकी। हाँ, जो ग्रेविटी में जिस चीज़ पे उन्होंने अधिकार है। हाँ, ये अष्टम के मैंने आपको बड़े मतलब फेमस उदाहरण बताया, जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली, अष्टम में 5 ग्रह हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो वो हाइट्स पे है। हाँ बिल्कुल जी। ओशो की कुंडली, और उसने ऐसा रिसर्च कर दिया कि जो लिटरेचर उसने दे दिया, जो उसने बोल दिया, जिस दिन वो व्यक्ति बोल रहा था उसको कोई सुनने वाला नहीं था शुरुआत में। हाँ, जब ये लेक्चर टेप हो रहे थे, अच्छा, उसको कोई सुनने वाला नहीं था। अच्छा, वो अपने लेक्चर टेप कर रहा हाँ, उसके लेक्चर इस तरह से टेप हो रहे थे जैसे अपन आज लोग कर रहे हैं। अच्छा जी। तो वही उसके जो फॉरेनर 10, 20, 50 सुनने वाले शिष्य जो आश्रम में होते थे वही सुनते थे। लेकिन आज उन्हीं टेप्स को जो है आप ये देख लो, उन्हीं ऑडियो और वीडियो को दुनिया पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। भाई वो बंदा क्या बोल गया, अंदर बैठ के क्या स्टडी कर गया वो गहरे अंदर, गहरे। तो वो चीज़ें जो है ना, ये ऐसे आदमी को क्या रिकॉग्निशन जो मिलता है ना मरने के बाद मिलता है, ये भी है। बिल्कुल जी, क्योंकि जब आगे की बात करता है। हाँ, वो आगे की बात कर रहा है, और आम सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, सामान्य व्यक्ति के ऊपर से निकल जाता है। हाँ, और तो जो सब आप कभी भी ओशो को सुन के देख लीजिए तो आपके ऊपर से उसका प्रवचन निकल जाएगा। हाँ, अगर मेरी गहरी सोच नहीं है तो। अब आपके अगर दिमाग के अंदर इतना नर्वस सिस्टम होगा काम कर रहा है कि आप उसको एब्जॉर्व कर सको, तभी आपका समझ में आएगा। और समझ में आ गया तो फिर आप सोचोगे यार ये तो बहुत बढ़िया नशा है, मैं तो इसी दारू को पीऊँगा। ये फ़र्क पड़ता है इस चीज़ के अंदर। इसीलिए अष्टम को कहते हैं ना, रिसर्च का पॉइंट है ये। 8वां घर वैसे भी हमारे जीवन में आने वाली सुख स्थितियों और मुसीबतों को दर्शाता है। मकान की बात करें तो अंदर के हिस्सों में या मकान की छत जहाँ खाना बनाने के लिए आग का संबंध उस स्थान का कारक है। शरीर के हिस्से में बात करते हैं तो मैदे में पित्त अर्थात गर्मी की मात्रा और हमारे शरीर में भोजन को पचाने और ना पचाने की शक्ति कितनी है वो भी इसी घर से हम पता लगा सकते हैं। हमारे अपने जीवन में दूसरी औरतों से कितने संबंध होंगे या पत्नी के संबंध में कितने सहायक हो सकते हैं या दूसरी औरतों से कैसा संबंध रहेगा, उसके बारे में इस घर का विशेष स्टडी करनी चाहिए। पत्नी की ओर में से कितने सहायक हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी? मतलब ये है कि पत्नी के संबंध में कितने ससुराल के तरफ से अपने को कितना सपोर्ट मिलेगा, पत्नी के रिलेशन हो गया ना वो। और इसके अलावा वैसे भी जैसे मान लो अष्टम में शुक्र बैठ गया तो उसके टच में कहीं ना कहीं कोई तो लेडीज रहेगी। बिल्कुल, वो संबंध किस रूप में आएंगे वो तो डिपेंड करता है। शुक्र अच्छा लेकिन है तो हाँ, शुक्र अच्छा है, शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माता पिता बहन कोई भी रिश्ते में हो सकता है, बना भी सकता है बंदा धर्म। बिल्कुल, आप किसी को बच्ची को गोद भी ले सकते हो, अपनी बेटी भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। मेरी बहुत इच्छा है रही है पिछले कई सालों में कि एक बच्ची को गोद लेना है, पालना है, लेकिन वो ठीक है किसी कारणवश में नहीं ले सका। नहीं तो मैंने एक लड़की को और पालना था, ये 100% था। मतलब फिर ये इच्छा आई, बच्चे को बोला था कि मैंने अनाथ आश्रम बनाना है एक, तो वो भी किसी कारण से नहीं बना पाए। बच्ची को गोद लेके अगर शुक्र का बुद्ध अच्छा होता है ना जी। उम्र के हिस्से की जब बात करते हैं तो उम्र उस उम्र से संबंध होता है इस घर का जब हमसे किसी न किसी मात्रा में साधुपन होने की संभावना पैदा हो जाए। यानी जब हमारा मन सारे सांसारिक काम कर चुके, शादी ब्याह भी हमने कर लिया, घूम लिए फिर लिए, भाई बहन हो गए, शिक्षा हो गए, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। ये तो पहले सारा 1 से 7 खानों में हो गया। बताया था आपने शुरू में 25 से 50 बताया आपने। ये तो पूरा जीवन चक्र 1 से 7 तक चल गया। अब 8वां घर तो मौत का है, अंतिम समय का। तो ये उल्टी गिनती का घर है। अब अध्यात्म तो अब वो आदमी कितना वानप्रस्थी हो सकता है, कितना साधुपन हो सकता है, ये अष्टम घर से ही पता लगेगा। इसलिए इसको उपदेश या संन्यास अवस्था का घर भी कहा गया है। यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जरूरी नहीं कि यह घर बुढ़ापे से संबंध रखे, बल्कि हमारे मन में साधुपन कितना है। बात यह है, कई बुढ़ापे में बेवकूफ़ रहते हैं, समझते नहीं है बात को, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, गंदे काम करेंगे ओल्ड एज के अंदर भी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको समझ में आ गई। सवाल यह है कि अंदर से आपका मन कितना शुद्ध है, आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ इस घर से देखी जाएगी।
हमारे भाग्य के लिहाज से ये घर किस्मत के धोखे या धक्के दर्शाता है। यानी अपने जीवन में हम किस हद तक किस्मत के हाथों धोखा खाएंगे या अपने कारोबार रोजगार के संबंध में कहाँ तक जद्दोजहद करते रहेंगे, ये इस घर से पता लगता ये है। नमन का 12वां हो गया, इसलिए एक पॉइंट उठाया जी इन्होंने। हाँ, किस्मत आ गया ना। किस्मत का 12वां हो गया। दिशाओं के संबंध की बात करें तो मकान में दक्षिण दीवार का कारक और घर में रखे सामान के बारे में जहाँ दवाइयाँ रखी जाती हैं, इस भाव का संबंध हमारे घर के उस स्थान से भी होता है। धन की हालत के बारे में आप बात करते हैं तो किस हद तक आपका नुकसान हो सकता है, आपका धन दूसरों के कितना काम आएगा, या आपका धन दूसरे कितना खोस के ले जा सकते हैं, या आप कितना दूसरे को दान दे सकते हो, ये सारी की सारी स्थितियाँ इसी घर से पता लगेंगी। मौत का घर भी यही है, यानी हमारा इस दुनिया से हमेशा के लिए कूच करके जाने का रास्ता भी यही है, बाहर निकलने का। ये घर तो बताएगा कि आपको किस कारण से आप जाओगे, बीमारी क्या होगी। 12वां आपने बताया, 12वां फैसला घर करेगा वो निकलने का है। हाँ, ये आपको निकलना किधर से है, मैंने बताया था कि 2 गेट हैं, हाँ, इधर जाना है कि उधर जाना है। हाँ, ये तो शनि महाराज और यमराज ही डिसाइड करते हैं, दोनों भाई हैं ये। ठीक है, बिल्कुल जी, सूर्य के पुत्र। हाँ, दोनों सूर्य के पुत्र हैं, हाँ, तो वही डिसाइड करेंगे आपको कौन सा गेट मिला। स्वर्ग वाला जी नरक। पहला गेट मिलेगा तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा, वाह वाह क्या रौनक है, क्या बड़े बड़े महल हैं, मैं तो मज़ा आ गया, तो मैं यहाँ आ गया। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको कोड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे, मार पड़नी शुरू हो जाएगी। दूसरे घर में घुसोगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, ऐसे वीरानी सी मिलेगी, यार ये क्या, मैं कहाँ आ गया। आप चलते जाओगे, आपको रास्ते में कोई नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का मिलेगा, आपको यार मैं तो फंस गया, मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको गोलोक धाम, वैकुंठ धाम सारे के सारे मिलेंगे। ये यात्रा बद्रीनाथ में सतोपंथ से शुरू होती है, ऊपर सतोपंथ है बद्रीनाथ के ऊपर, ठीक है, और ऊपर ही एक धाम और भी है, उस गांव का नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वहाँ पे चंद्रमा ने बैठकर 88,000 साल तपस्या करी थी ठीक है, बद्रीनाथ धाम के ऊपर, तब जाके उसको उस ऋण से मुक्ति मिली थी जो उसने गौतम ऋषि के साथ एक अन्याय किया था ना, अहिल्या के साथ। हाँ जी, और उसी बद्रीनाथ धाम पे ही, बद्रीनाथ धाम पे भगवान विष्णु तपस्या करते हैं, और वहाँ पे बेर के फल होते हैं ठीक है। जो लक्ष्मी उनको खिलाती हैं, इसलिए इसका नाम बद्रीनाथ धाम है। और इस जगह पे उदो की मूर्ति भी है, कुबेर की मूर्ति भी है, चंद्र की भी है, सूर्य की भी है। और यहाँ पे इसके बद्रीनाथ के पास ही माणाग्राम है एक। ठीक है जी, माणाग्राम में वहाँ व्यास जी ने बैठ के ये महाभारत लिखी थी, और ये गीता लिखी, सारे जो 18 पुराण लिखे गणेश जी ने बैठ के वहाँ लिखवाए। तो ये उन्होंने व्यास जी ने लिखवाए और गणेश जी ने लिखे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं, ये पौराणिक चीज़ें। अगर आप वहाँ जाओगे ना, और इसी से ऊपर कितने हज़ार किलोमीटर ऊपर जाके सतोपंथ का रास्ता है, जहाँ से कि 5 पांडव गए थे, और 5 पांडव के जाने से एक एक करके जो है वो रास्ता छोड़ते गए। पहले नकुल की डेथ हो गई, फिर सहदेव की डेथ हो गई, फिर उसके बाद भीम की डेथ हो गई, और लास्ट द्रौपदी की भी डेथ हो गई। तो फिर लास्ट में रह गया एक कुत्ता धर्मराज के साथ, और वो कुत्ता जो है उसके साथ गया, और भगवान ने मना कर दिया कि भाई कुत्ते के साथ तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तब उसने कहा जी ठीक है, नहीं जा सकते तो फिर मैं बाहर ही ठीक हूँ, मेरा भी कोई आना जरूरी नहीं है, ठीक है मेरे आप जो गति करो कर दो। तब वो खुद कुत्ता जो है विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हो गया। वो कुत्ता केतु के रूप में, शायद आपको बताया था जी, और उन्होंने उसको ब्लेस किया। अभी मैं तो तेरी परीक्षा ही ले रहा था, देख रहा था कि तेरा आखिरी मोमेंट तक तेरा धर्म क्या है, और तूने मरते दम तक इस धर्म को निभाया। तब वो अपने जो है युधिष्ठिर जो है सशरीर कुत्ते के साथ उसमें एंटर हुए सतोपंथ के रास्ते से। तो बात करते हैं मौत का जाने का रास्ता। दुनियावी तौर पर हमारी दूसरों से दुश्मनी, हमारी बीमारी के बारे में यही घर रोशनी डालता है। जानवर आदि के संबंध में यह घर जहरीले जीव जंतु जैसे बिच्छू आदि, इसका भी पता लगता है। अब कई बार हम प्रेडिक्शन करते हैं तो ये भी कहते हैं कि 8वें घर में राहु पड़ा हो तो उसको अंधेरे स्थान में हाथ नहीं मारना चाहिए, उसको सांप बिच्छू काट सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। 8वें घर से यही पता लगता है कि जीवन में हमारा मकान या हमारा कर्म क्षेत्र जहाँ है वह किस प्रकार का होगा, बूचड़ खाने जैसा होगा या रंजोगम से भरा हुआ होगा। हमारी उम्र कुल कितनी होगी, इस बात का अंदाज़ा भी यहीं से लगता है। वृक्षों और पौधों के संबंध की बात करें तो ऐसे वृक्ष जिनके ना फल लगते हैं ना फूल लगते हैं, वो इस घर से संबंध रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो वीरानी आ गई ना, शमशान घाट हो गया ना। ठीक है,
मकान की स्थिति के बारे में भी जाना जा सकता है, यानी मकान शमशान भूमि जैसा होगा, वीरान होगा, या घर बहुत अच्छा होगा। ये भी 8वें घर से पता लगेगा। या तो वीरान बहुत अच्छा होगा। हाँ, वो तो डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं। ग्रह कैसे होगा। आखिरी उम्र में आपके पास कई मकान जो है वीराने में बदल जाते हैं, कोई रहने वाला नहीं होता। हवेलियों में ताले लगे अपने, आज भी कितनी हवेलियों में। सही बात है। वो इसी वजह से अष्टम के। तो जिस्म के अंगों की बात करें तो ये पीठ का कारक है। यहाँ पे पीठ के दर्द के बारे में, पीठ संबंधी रोगों के बारे में जानने के लिए इस घर की हालत जरूर देखनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, संबंधी रोग। और इसके लिए सूर्य भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड सूर्य है। बिल्कुल जी। इसके अलावा हमारे जिस्म की चर्बी, वो भी इसी घर से देखी जाती है। देन पिछले जन्म से अपने साथ दुख या बीमारी के संबंध में कितना अच्छा बुरा फल हम साथ लाए हैं और कितना भोगेंगे, ये भी इसी घर से पता लगता है। इस घर के कारक ग्रह मंगल और शनि, और इस घर में मंगल ग्रह फल का है, यहाँ राशि फल का कोई ग्रह नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 8th हाउस। कल हम बात करेंगे 9वें भाव की।